नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे डेंगू के बारे में। मौसमी बुखार की चर्चा हो रही है, इसी क्रम में डेंगू भी अपने आप में एक ऐसा बुखार है जो अगर सीरियस हो जाता है तो जानलेवा भी हो जाता है। डेंगू बुखार वायरस जनित रोग है और आम जनता में ये धारणा होती है कि डेंगू मच्छर से फैलता है। ये भी सही है, क्योंकि डेंगू वायरस फ्लेवी वायरस होता है। इस वायरस का संचरण मादा एडीज मच्छर द्वारा होता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसे कई बार महामारी के रूप में भी देखा जा सकता है और बड़ों की बजाय बच्चों में इसकी सीरियसनेस या तीव्रता ज़्यादा होती है। यदि इसके लक्षण हम शुरू में ही पहचान लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी हड्डियों में इतना तेज़ दर्द होता है, यूँ लगता है कि जैसे हड्डियाँ टूट गई हों। मच्छर के काटने के 2 से 7 दिन में इस बुखार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और इसकी सीवियरिटी के हिसाब से, यानी ये कितना गंभीर होगा उसके हिसाब से हम इसे माइल्ड टू सीवियर 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, क्योंकि सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उन परिस्थितियों में डेंगू मौत का कारण भी बन जाता है। अब आता है 3 कैटेगरी में। पहला क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसमें रोगी को अचानक से तेज बुखार आता है 104 से 106 डिग्री। हाथ, पैर, पीठ, कमर पर मीज़ल्स, खसरे जैसे छोटे छोटे दाने उभर के आते हैं। त्वचा लाल हो जाती है, भूख कम लगती है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, बदन दर्द तेज होता है, थकान होती है, गले में खराश होती है, पेट में ऐंठन जैसा दर्द होता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 3-4 दिन बुखार आया और इस तरह के लक्षण आए और उसके बाद बुखार चला गया। 3-4 दिन बाद फिर से ऐसा बुखार आता है, इसलिए इसे बाईफेजिक या सैडलबैक फीवर भी कहते हैं। लीवर और गर्दन की लिम्फ ग्लैंड्स भी बढ़ जाती हैं। अब अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसे कहते हैं हेमरेजिक डेंगू। हेमरेजिक डेंगू, इनमें प्लेटलेट कम हो जाती हैं। प्लेटलेट के लिए हमें कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी कराना होता है। वो हम बुखार चढ़ते ही कराते हैं और प्लेटलेट को ऑब्ज़र्व करते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट कहीं गिर तो नहीं रही, क्योंकि जब ये ज़्यादा सीवियर होगा तो प्लेटलेट गिरेंगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इंटरनल ब्लीडिंग, नाक, कान, मल द्वार से, या खून की उल्टी होना, एनल ब्लीडिंग होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्लेटलेट कम होने की वजह से होती हैं और इसीलिए इसे हेमरेजिक डेंगू फीवर कहा जाता है। और जब ये बहुत कम हो जाती हैं प्लेटलेट और इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उससे शॉक जैसी कंडीशन पैदा हो जाए तो उसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक होता है। उसमें शॉक सिंड्रोम में रक्त स्राव होने लगता है अंदर से और उसकी वजह से बीपी, रक्तचाप बहुत ज़्यादा गिर जाता है और नाड़ी की गति बहुत तीव्र हो जाती है। रोगी की त्वचा ठंडी हो जाती है, मरीज बेचैन या मूर्छित जैसा हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होता है, ब्लीडिंग और शॉक होता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट, ब्रेन, जो हमारा हृदय है, मस्तिष्क है, गुर्दे, ये सब अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमें इस खतरे से बचने के लिए शुरू में ही लक्षणों की पहचान कर जांच करवानी चाहिए। डेंगू कार्ड किट के सहायता से हमें डेंगू की जांच होती है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें प्लेटलेट से पता चलता है कि इस मरीज को डेंगू हो सकता है। तो आप अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें और जांचें करवाएं। और सुरक्षा यानी प्रिवेंशन, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही उपाय होता है, उपचार होता है। तो इसलिए हमें अपने आसपास मच्छरों को नहीं पनपने देना। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पानी का जमाव होता है, नालियाँ वगैरह, उनको गंदा पानी नहीं इकट्ठे होने देना।
अपने घर के गमले उनका जल 2-3 दिन में बदलना, अंधेरे कमरों की साफ़ सफाई, मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर डेंगू फीवर की चपेट में आ गए हैं तो तुरंत चिकित्सक की देखरेख में इसका उपचार कराना चाहिए। और बुखार अगर माइल्ड है तो बुखार उतारने के लिए बार बार गीली पट्टियों करनी चाहिए, रोगी को पूर्ण आराम कराना चाहिए और उसके पूरी तरह ठीक होने तक उसे दवाइयाँ अवश्य देनी चाहिए और ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए। अधिक ब्लीडिंग अगर होती है तो उसमें ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था तक भी करनी होती है ताकि शॉक की स्थिति न आ जाए। और अगर माइल्ड डेंगू है तो उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और खाद्य पदार्थ अच्छे हेल्दी खाना देकर उसमें सभी लवणों की, विटामिन्स की सबकी पूर्ति रखनी चाहिए। और संक्रमण रोकने के लिए उचित अन्य सेकेंडरी इन्फेक्शन न हो जाए, अन्य संक्रमण नहीं हो जाए, उसके लिए उचित एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। और सांस लेने में अगर कठिनाई होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि स्थिति बिगड़े नहीं और डेंगू जानलेवा न हो जाए।